नमस्कार। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति है, गोपाल कृष्णा जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे लोगों के क्या प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन क्या है। प्रमेय न्यूज़ को देखने वाले सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम है। हरे कृष्णा। गोपाल कृष्णा जी, आप हमें बताइए कि जो है प्लैनेट है और जो स्टार्स है, उनका एक व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक ज्योतिष में इसको कहा गया है कि ज्योतिष, ज्योति और ईश, ये दो शब्दों से मिला हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है, ईशस्य ज्योति यस्य सह स ज्योतिषः। ईश्वर की ज्योति जो हमें सही डायरेक्शन दिखाए उसको ज्योतिष कहते हैं। और इन ज्योतिष में हम लोग ग्रह, उपग्रह इत्यादि के बारे में हम लोग सुनते हैं, ग्रह, राशि, उपराशि इत्यादि के बारे में। तो ग्रह क्या है? जो हमें हमारे पूर्व जन्म के या फिर इस जन्म के जो कर्मज हैं उसको डायरेक्टली हमें सुख या दुख के रूप में पहुंचाते हैं। 3 लेवल्स पे, फिजिकल लेवल, शरीर के लेवल पे, मेंटल लेवल और इंटेलेक्चुअल लेवल। तो इसको कहते हैं ग्रहस। जो ग्रस ले, जो पकड़ ले, जिसके चलते आप भाग ना पाएँ, छूट ना पाएँ। और हम किससे छूट नहीं पाते हैं? अपने कर्मों के प्रभाव से। क्योंकि हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि वो ऐसे बंधन हमें क्रिएट करते हैं जिसके चलते हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परेशानियां आती हैं। तो ज्योतिष एक ऐसा सिद्धांत है जो कि ग्रह, राशि इत्यादि को लेकर के चलता है और कर्म थ्योरी को लेकर के चलता है, ताकि जो जो कर्मज आपको करने हैं आप पॉजिटिव कर्मज करो, नेगेटिव कर्मज को हटाओ और सबका कल्याण करो। और इसका पूरा का पूरा स्टडी का जो विज्ञान है उसको ज्योतिष कहते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे करेक्ट, तो अच्छा फल मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो वाइस वर्सा, तो बुरा काम करोगे तो बुरा का फल मिलेगा। करेक्ट। तो इसमें जो प्लैनेट है आप जो बोले राशि नक्षत्र का, उसका क्या प्रभाव है? ये जो ग्रह हैं ये कुछ और नहीं करते। ये आपका जो पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट है वो सारा का सारा अपने माध्यम से वो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और ये ज्योतिष शास्त्र इज़ अ प्रत्यक्ष शास्त्र, इज़ अ प्रैक्टिकल शास्त्र। क्योंकि कहा गया है कि दिन में निकलिए सूर्य को देख लीजिए और रात को निकलिए चंद्रमा को देख लीजिए, और सूर्य और चंद्रमा के गणना के बेसिस पे ही तो ज्योतिष होता है, राइट। उसी तरीके से बाकी सारे ग्रहज हैं। तो ये ग्रहज क्या करते हैं कि जब जब आपके जीवन में आते हैं तब तक आपके जीवन में पूर्व जन्म का सुख या पूर्व जन्म का दुख, ये सारे के सारे आपके जीवन में आकर के दे सकते हैं। इसीलिए ज्योतिषी गणना करके आपको बता सकते हैं कि आपका नेगेटिव टाइम कब स्टार्ट होने वाला है और उस नेगेटिव टाइम में क्या होगा, और आपका पॉजिटिव टाइम कब स्टार्ट होने वाला है और वो आपकी कैसे पॉजिटिविटी आपकी होगी, उस तरीके से बताया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेंगे तो शनि जैसा ग्रह होता है, इससे सब लोग डरते हैं। तो उसको शनि का 7.5 कहा गया है। 7.5 मतलब 7.5 साल का पीरियड। शनि जब 3 राशियों में भ्रमण करता है, ढाई साल, तो उन 3 राशियों को 7.5 साल का टाइम होता है, इसको 7.5 कहा गया है। अब ये 7.5 जब भी आती है तो उस पूर्व जन्म के सारे पाप कर्मों को उठा करके उसी समय व्यक्ति को दे देती है। क्यों? क्योंकि शनि को दंडाधिकारी भी कहा गया है। शनि नेगेटिवली या बिना बात का किसी को परेशान नहीं करता। शनि उसी को परेशान करता है जिसने पूर्व जन्म में सही कर्म नहीं किए हैं या फिर इस जन्म में भी कोई नेगेटिव कर्म किया हुआ है। इसीलिए तो शनि की 7.5 दुखदायी कही गई है। और दुख आया कहाँ? हमारे कर्म से ही। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप ये कहें कि जो सूर्यादि जो नवग्रह हैं वो आपको आपके ही कर्म का जो लेखा जोखा है वो दुख या सुख के रूप में अपनी दशा अंतरदशा के रूप में देते हैं। तो जो नेगेटिविटी है उसका प्रतिकार क्या है? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे कर्म बंधन में डालते हैं तो उस कर्म का बंधन खोलने के लिए अनेकानेक उपाय बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो कर्म का बंधन ही ना हो, उसके लिए हमें पॉजिटिव कर्म करना स्टार्ट करना चाहिए। हमें नेगेटिव मीन्स पे नहीं चलने चाहिए, क्योंकि अर्थ इज राउंड, दुनिया गोल है। व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। जो आप डालोगे सो यू विल रीप, इजंट इट। तो पॉजिटिव कर्मस करेंगे तो हमें आगे भी पॉजिटिव मिलेगा। और अगर हमसे पुराना कोई नेगेटिव कर्म हो चुका है तो हमें ये करना है कि उसके लिए जो ग्रहज के लिए जो उपाय हैं या फिर उन ग्रह के जो अधिदेवता या प्रत्यधिदेवता के जो उपाय हैं उन उपायों को भी करना है, और साथ साथ में उनसे जनित जो दुष्परिणाम आ रहे हैं उससे बचने के लिए अपने रिलेशनशिप्स को उस व्यक्ति से ठीक करना है।
जैसे चंद्रमा की अगर दशा चल रही है और चंद्रमा अगर नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो उस व्यक्ति को अपने माता से संपर्क अच्छा रखना चाहिए, माता को प्रणाम करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चंद्रमा से रिलेटेड जो उपाय हैं स्पेसिफिकली, जैसे क्या बोलते हैं, दुर्गा जी की उपासना चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होती है, क्योंकि चंद्रमा माँ का प्रतीक होता है। अब जो देवी है वो माँ के प्रतीक है, तो चंद्रमा की अगर को ठीक करना चाहते हैं तो दुर्गा जी का विशेष मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे अगर आप करते हैं, और इसके साथ साथ जो आपके करंट कंडीशन में जो आपकी माता हैं उनका भी आप ख्याल रखते हैं और दोनों तरीके से सामंजस्य बैठा के चलते हैं, तो आपके कर्मस ठीक हो रहे हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। जो व्यक्ति एक भगवान पे विश्वास रखता है, क्या वो ये सारे प्लैनेट के ऊपर या नक्षत्रों के ऊपर विश्वास करना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ज्योतिष का अर्थ क्या है, ईशस्य ज्योति है, भगवान की ही ज्योति। तो आप देखेंगे कि संसार में भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जैसे भगवत गीता में आप देखेंगे तो भगवत गीता में लिखा है आदित्यानाम अहम वसु, आदित्यों में सूर्य में कौन है, मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। और नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा भी मैं ही हूँ। तो भगवान के अलावा तो संसार में कोई है ही नहीं। तो ये नवग्रह भी कौन है, ये 9 भगवान ही 9 फॉर्म से लेकर के आके प्रकट हो गए हैं। तो जो पूर्ण रूप से निष्काम हो गया है, जिसको कोई कामना की इच्छा नहीं है, तो केवल भगवान की उपासना करे। लेकिन जो पूरी तरीके से निष्काम नहीं हुआ है, जिसको अभी मटेरियल प्रकृति में कुछ चाहिए, तो वो इन ग्रहों की भी उपासना करके अपने कर्मों को सुधार सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुड मोड ऑफ कर्मा करे कम से कम नेगेटिव मोड ऑफ कर्मा में ना जाए। ये जो स्टोन है आप जो सब रिकमेंड करते हैं, हाँ, इसका क्या रोल है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, मैं आपको शास्त्रिक उपाय बताऊंगा जो कि ऑथराइज्ड है, जो कि क्लियर है। रत्न के लिए कहा गया है रत्नानि च मनोज्ञानि ग्रह रूप हराणि च। रत्न सुंदरता को देते हैं और अशुभता को नष्ट कर देते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कुंडली में ये जाने कि रत्न कैसे पहनते हैं। रत्न पहनने का सबसे पहला तरीका ये है कि कुंडली में चेक करें कि कौन सा ग्रह आपका पॉजिटिव है और वीक है। कोई भी ग्रह का जेमस्टोन नहीं पहन सकते। और दूसरा स्टेप नंबर 2, अगर वो पॉजिटिव है, अगर आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ा सकता है, तब उन जेमस्टोन्स को पहनने से व्यक्ति को उस क्षेत्र में सफलता मिलती है। लेकिन उसका उल्टा, अगर जो ग्रह ऑटोमेटिकली खराब है और खराब होने के बाद उसको और आप पढ़ेंगे, उसको और पहन लेते हैं उसका जेमस्टोन, तो उसकी खराबी और बढ़ा देगा। जैसे एक व्यक्ति आपको पीटने के लिए आ रहा है, वो 1 डंडा लेकर के आ रहा है, आप उसको 2 डंडा और दे दो तो आपको जम के पीटेगा, है कि नहीं? तो इसी तरीके से रत्न को पहनने का ये जो मोड ये है कि पॉजिटिव ग्रहों का जो जेमस्टोन है वो पहनने से आपको पॉजिटिविटी होगी। नेगेटिव ग्रहों का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, इनको शांत करना चाहिए। जैसे ये 4 उंगलियां आप देख रहे हैं, तो इन 4 उंगलियों में ये जो इसे वैसे 5 तत्व होते हैं, इन 5 तत्वों में से ये जो 4 मेन हैं, इसमें कोई जेमस्टोन नहीं पहना जाता। इसमें भी जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। 99% लोग भूल करते हैं कि बृहस्पति का पुखराज लोग इसी में पहनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मोक्ष की उंगली है। जब कभी भी जप किया जाता है तो इस उंगली को बाहर निकाली जाती है, ठीक है? तो इस उंगली में भी जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। ये अब बची है 3 उंगलियाँ, तो ये उंगली धर्म की है। दिस इज़ नॉन एज धर्म त्रिकोणा, और धर्म की उंगली कही गई है। ये उंगली कही गई है आपकी अर्थ की, ये काम की, और ये उंगली कही है आपकी अर्थ की। तो आपको सारे के सारे जेमस्टोन्स पॉजिटिव जो हैं वो बृहस्पति के, मंगल के, ये सब इस उंगली में पहनने चाहिए। शनि का जो उंगली बीच वाला है, तो शनि का जो जेमस्टोन है आप यहाँ पहन सकते हैं। मरकुरी और चंद्र का जेमस्टोन आप यहाँ पहन सकते हैं। तो ये तो उंगलियों की बात रही, क्योंकि 5 तत्व होते हैं और 5 तत्वों में से जो मेन 4 तत्व होते हैं, जिनको आप कह सकते हो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारे वैदिक गोल का यही 4 गोल है। जो शनि है उससे सब डरते हैं जी, तो उसको शांत कैसे किया जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, शनि दंडाधिकारी है। दंडाधिकारी ये नहीं देखता कि क्या बोलते हैं मेरे सामने कौन बैठा हुआ है। शनि देव को सारे कर्मों का दंड देने का, क्या बोलते हैं, दुख के रूप में देने का उनको डिपार्टमेंट दिया गया है। और शनि कभी भी किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को पीड़ित नहीं करते जिसने अच्छा कर्म करके आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में कौन से ऐसे देवता हैं जो कि सफरिंग देते हैं? दैट इज महेश्वर, रुद्र। तो शनि रुद्र के समान बन जाता है। तो जब शनि जब सफरिंग देता है तो रुद्र के समान बनता है।
और रुद्र कहने का मतलब क्या होता है? ऋतम नाशयति द्रावयति इति रुद्रः, जो जिसके आने के बाद रोना चालू हो जाए, ठीक है, जो रुला दे उसको रुद्र कहते हैं, और जो रोदन का नाश भी करे उसको रुद्र कहते हैं। तो जब शनि रुद्र बनता है तो जीवन में कष्ट आता है, और जब कष्ट आता है तो इसीलिए रुद्र की उपासना करनी चाहिए, भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। और शनि के उपाय का सबसे अच्छा उपाय क्या है? त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंडे से अगर आप ये मंत्र 2 माला प्रतिदिन चैंट करते हो तो और शनिवार के दिन भी विशेष करके आप शिव जी का अभिषेक करते हो, या फिर शिव जी का कोई विशेष रुद्राभिषेक पूजा कराते हो, तो शनि आपके जीवन से दूर जाने लगेगा। एक तो ये है। दूसरा एक वरदान है, वरदान शनि ने दिया है, या फिर क्या बोलते हैं, विशेष करके शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की उपासना करने से शनि नहीं आता। क्योंकि हनुमान जी भी क्या है? शिवावतार है, रुद्रावतार है, ठीक है। हनुमान जी का एक विशेष मंत्र है, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। जब व्यक्ति रुद्र की उपासना करता है वो शिव जी की उपासना कर रहा है, जब हनुमान जी की उपासना कर रहा है वो भी शिव जी की उपासना कर रहा है। तीसरा एक और है। अब मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव बात शनि के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि लोग नहीं बताते, जो लोग जानते भी नहीं हैं। शनि जब 7.5 में आता है तो चंद्रमा के एक राशि पहले जब शनि होता है तो उस समय 7.5 चलती है। उसमें जानते क्या रिजल्ट आता है? उस समय कहा गया है कि उस समय उसके घर में कलह कलेश होने लगता है, डोमेस्टिक वायलेंस होने लगता है, और उसके बाकी जो दैनिक जीवन है ना वो परेशान होने लगते हैं। तो शनि जब चंद्रमा से द्वादश स्थान में पहले एक राशि पहले जब भ्रमण करेगा तो ऐसे जातक को काली की उपासना करनी चाहिए, ठीक है। जब शनि चंद्रमा के राशि में जब आता है, मतलब 2.5 साल के बाद शनि चंद्रमा के साथ आ जाता है, तो जिसको 2.5 जो 5वां साल का जो टाइम होता है, जिसको मिड ऑफ द 7.5 बोलते हैं, उस समय शनि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शनि जब मिड में आता है तो शरीर पर मारता है, शारीरिक दंड देता है। और शनि से 2nd हाउस में जब शनि गोचर करता है चंद्रमा से, तो शनि का 7.5 का लास्ट फेज होता है, उस समय वेल्थ खत्म हो जाता है। मैंने अच्छे लोगों को जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है उनको सड़क पे आते हुए देखा है। शनि जब चंद्रमा से 2nd होने पर आता है, और इसको 7.5 बोलते हैं। और जब शनि 2nd हाउस फ्रॉम चंद्र आता है तो उस समय कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु कौन है? विष्णु ब्रह्मा और रुद्र के बीच में खड़े हैं। मतलब प्रकृति का क्रिएशन और सस्टेनेंस दोनों में बैलेंस बनाने के लिए विष्णु खड़े हैं। आजकल देखा जा रहा है कि शादी में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो आप शादी करने से पहले लड़की में या लड़का में क्या दिखना चाहिए? हमारे वैदिक गोल ऑफ लाइफ में 4 आश्रम कहे गए हैं, है कि नहीं? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास का आश्रम। लोग ये जो 2 मेन आश्रम होते हैं, पहले ब्रह्मचर्य और दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। जहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होता है, when you are not bachelor, वहाँ से क्या होता है? आपका गृहस्थ आश्रम स्टार्ट होता है, राइट? तो अब जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो स्टिल बैचलर है, राइट? और बैचलर डम कौन देता है? बैचलर कौन बनाता है? जिसको विवाह पसंद ही नहीं है, जिस ग्रह को, उसको कहते हैं मंगल। आज मैं आपको ये सीक्रेट बता रहा हूं कि इसीलिए मांगलिक दोष होने पर ब्रह्मचर्य योग बनता है। और ब्रह्मचर्य योग मतलब क्या होता है? विवाह होगा ही नहीं। आप अकेले रहो। और मंगल का जस्ट अपोजिट है शुक्र। शुक्र बोलता है कि नहीं, अब ब्रह्मचर्य खत्म करो, अब क्या देना है? अब विवाह देना है। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि सबसे पहले अगर विवाह नहीं हो रहा है, और मैं कुछ अब एक्सक्लूसिव भी बताऊंगा आपके चैनल को, बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत एक्सक्लूसिव, कि अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले एक सुयोगी एस्ट्रोलॉजर के पास संपर्क करें और अपना चार्ट को एनालिसिस कराएं। अगर आपका 28 के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है तो और उसके बाद ये देखें कि मांगलिक दोष या फिर और कौन कौन से दोषज हैं लड़की या लड़के की कुंडली में जो कि विवाह को ब्लॉक कर किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उस हिसाब से आप उपाय करना स्टार्ट करें। वैसे मांगलिक दोष जब ज़्यादा हैवी होता है तभी विवाह, उसके 3 कंडीशंस बनते हैं। एक, या तो पार्टनर ही ना मिलना, दूसरा पार्टनर मिलना लेकिन उसमें बहुत चिड़चिड़ पिड़पिड़ रहना, मतलब कलह कलेश होना, और तीसरा
पार्टनर का मर जाना या पार्टनर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाना या डिवोर्स हो जाना, ये सब मंगल ही देता है एक तरीके से। तो इसके लिए हम पहले कुंडली का स्टेप नंबर 1 कुंडली का विश्लेषण करेंगे, दोषस को जानेंगे, और स्टेप नंबर 3 उसके हिसाब से हम पूजा करेंगे। अब आते हैं वास्तु के ऊपर। जी, क्या वास्तु दोष होने से विवाह में कोई अड़चन आता है? वास्तु को कहा गया है कि वास्तु इज अ साइंस ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जीज। मतलब आपका जो घर है, उस घर में जो 16 दिशाएं हैं, उसमें से एक विशेष दिशा होती है जिसको कहते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम एक ऐसी दिशा होती है जहाँ पे आपका दाम्पत्य जीवन, आपका रिलेशनशिप्स, आपका किस तरीके से आपके घर में चलता है, वो दोनों तरीके से देखा जाता है। एक विवाह नहीं हुआ और एक विवाह हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो स्पेसिफिकली दोनों तरीके से ये किया जाता है कि वास्तु के बेसिस पे अगर साउथ वेस्ट की एनर्जीज गड़बड़ाती हैं, इम्बैलेंस्ड होती हैं, डिप्रेस्ड होती हैं, तो वहाँ पे व्यक्ति का रिलेशनशिप या तो मिलेगा नहीं, और अगर रिलेशनशिप होगा तो खूब झगड़े होंगे। तो अब इसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि साउथ वेस्ट में 2 विशेष करके पैरट्स का फोटो लगाएं, लव बर्ड्स का फोटो लगाएं। लव बर्ड्स का फोटो लगाने से, और वो भी वाइट कलर के लव बर्ड्स का फोटो लगाएं, तो क्या बोलते हैं, विशेष करके जो मैरिज का जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो भी बनता है, और अगर मैरिज हो गया है और कॉन्फ्लिक्ट्स है मैरिज में तो वो भी शांत होता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अब शादी हो गया है और उसके बाद प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर हमें ये करना है, आपको साउथ वेस्ट में एक विशेष देवता कहे गए हैं जिनको कहते हैं दौवारिका। 45 देवताज होते हैं वास्तु में, जिसमें से जो साउथ वेस्ट में देवता है उनको दौवारिक कहा गया है। साउथ वेस्ट में थोड़ा सा एक प्लास्टिक की थैली में खिचड़ी बना करके, वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसमें रैप करके अगर आप वहाँ पे रखोगे तो मिरेक्युलसली चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप्स में। गजब का आपको रिलेशनशिप्स में चेंज देखोगे, करके देखो, यू विल गेट रिजल्ट्स। आइडियल घर कहने का अर्थ ये होता है कि जहाँ पे कोई वास्तु दोष ना हो या कम से कम वास्तु दोष हो। जैसे आपका जो मेन एंट्रेंस है, सबसे पहले मेन एंट्रेंस इज लाइक अ पोर्ट इन योर फोन। आपके फ़ोन में जो पोर्ट है ना, जिससे आपका फ़ोन कंटिन्यूअसली अडेप्टर के थ्रू चार्ज होता है डेली, वो आपका मेन एंट्रेंस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है मेन एंट्रेंस। अगर आपका शॉप है, फैक्ट्री है, दुकान है, मकान है, कमर्शियल है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, अगर आपका मेन एंट्रेंस गड़बड़ा गया तो आप 25 फ्लोर या कितना भी ऊपर का मंजिला का मकान बना लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव ओवर देयर। इसीलिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है, मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस को आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में करना चाहिए। और मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप अपने घरों में देखो, ठीक है। टॉयलेट पे आते हैं। सबसे पहले अगर किसी का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में अगर होता है तो उसको धीरे धीरे चल करके असंभव बीमारी लगने लगती है। नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो कभी भी आपका क्लाइंट, कस्टमर रुकेगा नहीं। बिजनेस में अगर क्या बोलते हैं, अगर आपके शॉप में नॉर्थ में टॉयलेट है तो कभी भी आपका गेन्स उतना अच्छा नहीं होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे नहीं आएंगे, आपके नए मौके नहीं आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो व्यक्ति को असंभव बीमारी होने लगता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा गया है, ईशान। ईशान मतलब जहाँ से देवता, डिवाइन एनर्जीज प्रवेश करें, वहाँ आपने टॉयलेट बना दिया। अगर जहाँ पे डिवाइन एनर्जीज प्रवेश करेंगे वहाँ पे टॉयलेट आप बना दोगे तो आपको कभी भी डिवाइन एनर्जीज आपके घर में आएगी ही नहीं, राइट। कुबेर के स्थान पे, कुबेर इज अ देवता, कुबेर के स्थान पे अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो सारा का सारा मनी फ्लश आउट हो गया। ईस्ट में अगर आपने टॉयलेट बना दिया, वो सूर्य का स्थान है, तो वहाँ पे सोशल कनेक्शंस नहीं होगा आपके पास, ठीक है। उसी तरीके साउथ ईस्ट में कोई टॉयलेट बनाता है तो उसके पास उसका काम स्टार्ट ही नहीं होगा, कोई भी काम करना चाहेगा उसका काम ही स्टार्ट नहीं होगा। साउथ में किसी ने टॉयलेट बना दिया तो उसका समाज में बैड नेम हो जाएगा, क्योंकि साउथ नेम, फेम, रेपुटेशन का है। उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट में किसी ने टॉयलेट बना दिया तो अगर वो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है तो 25,000, 30,000, 25,000, 10,000 इस तरीके से और नीचे ही आता चला जाएगा। नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट में मैंने करोड़ों का लॉस भी होते हुए देखा है एक तरीके से। तो आपका अब प्रश्न ये है कि टॉयलेट बनाना कहाँ चाहिए, तो साउथ वेस्ट। विश्वकर्मा प्रकाश नाम का ग्रंथ में कहा गया है, दक्षिण पश्चिमयोर मध्य पुरुष त्याग मंदिरम। टॉयलेट केवल 2 या 3 जगह ही बना सकते हैं और कहीं नहीं। पहला दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में, दूसरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, और तीसरा अगर इन दोनों में जगह ना बजे तो ईस्ट साउथ ईस्ट में। तो अगर कोई टॉयलेट बना चुका है और उसको फिर भी ये सिम्टम्स जो मैंने इन दिशाओं के बोले हैं वो आ रहे हैं तो उसके लिए वास्तु टेपिंग होती है। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपका टॉयलेट बना है तो अपने टॉयलेट के चारों तरफ, जहाँ पे 40 सीट बनी है उसके चारों तरफ आप
विशेष करके ग्रीन टेप लगा दो और साउथ से लेकर के साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक का आपका टॉयलेट बना है, मतलब पूरा 8 और दिशाओं में, तो वहाँ पे आप येलो टेप चारों तरफ लगा दो, इससे प्रतिकार हो जाएगा। अब आते हैं प्रेडिक्शन के ऊपर। 2024 को आप कैसे देखते हैं? मतलब इंडिया में क्या होने वाला, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली? देखिए 2024 जो है वो एक बहुत ही रोचक होगा, ठीक है, बिकॉज 2024 में इलेक्शंस वगैरह भी होने वाले हैं और स्पेसिफिकली हमारा जो देश का जो सर्वोच्च जो प्रतिनिधि हैं वो चुन करके आएंगे। और इसमें तो आज के डेट में कोई भी ये नहीं है, डाउट नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का नाम ऊंचा किया हुआ है और इसके साथ साथ उन्होंने विशेष सहयोगदान दिया है। इकोनॉमिकली आप देखोगे तो इकोनॉमिकली भी हम लोग स्टेबलाइज होंगे पिछले साल के मुकाबले। हम लोग मिलिट्री बेसिस पे भी क्या बोलते हैं हमारा चीज़ें सुदृढ़ होंगी और डेफिनेटली राजनीतिक चेंज तो डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन कुछ भी कह लो, मोदी का इम्पैक्ट रहेगा और आगे क्या बोलते हैं मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है जहाँ तक इलेक्शंस का है। मतलब ऐसे कुछ ड्राउट या फ्लड, साइक्लोन कुछ हो सकता है? देखिए वो कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन उसके लिए मेदिनी ज्योतिष का विशेष करके देखना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक हम देखें 2024 एक नॉर्मल रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। अभी मैं स्पेसिफिक और एक्सक्लूसिव नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत चीज़ें अभी एक्सक्लूसिव बताई। मेरे साधारण अभी नॉर्मल अध्ययन के बेसिस पे हमने अभी उस डिटेल लेवल पे देखा भी नहीं है। 2024 2023 से थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ही होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2022 और 2020 से 2022 देखेंगे तो बहुत चैलेंजेस हर एक पूरे विश्व में क्या बोलते हैं देखने को मिली। ये यूक्रेन वॉर था, इसके साथ साथ क्या बोलते हैं जो कोरोना इत्यादि जो हुआ, तो वो सब अब धीरे धीरे उभरना स्टार्ट हो जाएगा। बट इंडिया अभी बहुत प्रोग्रेसिंग है, इंडिया का बहुत एक पॉजिटिव ग्रोथ होने का आशंका है। क्रिकेट में आप रुचि रखते हैं? क्रिकेट डेफिनेटली क्या बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग गेम है और हमारा पूरा का पूरा जो देश है उसको देखता है, ठीक है। और लेकिन मोस्टली अगर हम इसको ज्योतिष से नहीं जोड़ के देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। नहीं, मुझे जानना था कि आगे वर्ल्ड कप है, इसमें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहेगा? ये अभी कहना बहुत कठिन है, ठीक है, क्योंकि इसकी जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोग जो ईयरली प्रेडिक्शंस देखते हैं, ठीक है, तो हमें उसको अलग तरीके से रीड आउट करना पड़ता है और उस तरीके से जब हम लोग रीड आउट करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या बोलते हैं कितना टफेस्ट चैलेंज हो सकता है। डेफिनेटली इंडिया ने अपना परफॉर्मेंस बहुत सुधारा है और इसके साथ साथ इंडिया केवल इसी के बेसिस पे नहीं, पहले से बहुत इम्प्रूविंग करते हुए आ रही है। इनके खिलाड़ी भी बड़े उन्नत तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि भले वर्ल्ड कप का एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं, लेकिन इंडिया डेफिनेटली एक अच्छा प्रोग्रेशन वहाँ पे देगी और अच्छा प्रोत्साहन के साथ साथ अच्छा परफॉर्म करेगी वहाँ पे। थैंक यू मिस्टर गोपाल कृष्ण जी। थैंक यू सो मच।